हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के डिजाइन ऑफ मैसनरी स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 24 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। पुरानी वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें पूछा गया है फॉर डिजाइन ऑफ मैसनरी कंपोनेंट्स। मैसनरी कंपोनेंट्स हमारे वॉल हो सकते हैं, हमारे कॉलम्स हो सकते हैं जो कि हमारे ब्रिक या स्टोन मैसनरी के बने हो। जनरली हम ब्रिक मैसनरी की बात करते हैं यहाँ पर। ऑफ अ स्ट्रक्चर सेस्मिक फोर्सेस, यानी जो फोर्सेस हमारी अर्थक्वेक की वजह से हमारे स्ट्रक्चर में इंड्यूस हो रही हैं। प्रोविजंस इन डिजाइन कैलकुलेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, बेस्ड ऑन द पास्ट सेस्मिक हिस्ट्री, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने सेस्मिक जोन्स को 4 क्लासिफिकेशंस में 4 जोन्स में बांटा हुआ है। पहले हमारे ये जोन्स 5 हुआ करते थे, लेकिन अभी जोन 1 और जोन 2 को मर्ज करके सिर्फ जोन 2 बोला जाता है। तो बेसिकली अब हमारे पास 4 जोन्स हैं। जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 4 है एंड जोन 5 है। तो जैसे जैसे आप जोन 5 की तरफ जाएंगे आपकी सेस्मिक एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाता है कि अगर आपकी मोस्ट सेस्मिक एक्टिव रीजन कहां पर होगा, जो लोकेशंस हमारी जोन 5 में लाई कर रही होंगी, और जोन 2 जो होगा वो अभी इस समय के क्लासिफिकेशन के हिसाब से लीस्ट सेस्मिक इंटेंसिव एरियाज में आएगा। तो जो बिल्डिंग्स हमारी जोन 2 और 1 में हुआ करती थी पुराने क्लासिफिकेशन के हिसाब से, वहां पर हमें सेस्मिक लोड्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मींस उनकी हमें डिजाइन कैलकुलेशंस में कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, तो इस समय जो हमारा नया क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा सिर्फ 1 और 2 जोन को जोन 2 कहा जाता है। तो सिर्फ जोन 2 में हमें सेस्मिक फोर्सेस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है डिजाइन कैलकुलेशंस के लिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। बट अगर नए प्रोविजंस के हिसाब से देखें तो करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ जोन 2 होगा, क्योंकि जोन 1 और जोन 2 हमारा मर्ज किया हुआ है। ठीक है, और जो बाकी जोन 3 और जोन 4 और जोन 5 हमारे रिमेनिंग 3 जोन्स हैं, वहां पर हमें डिजाइन कैलकुलेशंस करनी होगी सेस्मिक फोर्सेस के लिए, और हमें स्ट्रेंथनिंग मेजर्स फॉलो करने होंगे जो कि IS 4326 के प्रोविजंस में दिया हुआ है। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो फेल्योर का मोड होगा वेरी शॉर्ट मैसनरी मेंबर्स के लिए, जहां पर हमारा जो H/T रेशियो है वो 4 से कम है। तो H/T रेशियो हमारा क्या होगा? दिस इज अ स्लेंडरनेस रेशियो। मैंने आपको बताया था किसी भी मैसनरी वॉल के लिए हमारा जो रेशियो होता है H/T, यहाँ पे स्मॉल h जो है दिस इज इफेक्टिव हाइट। बिकॉज हम जो भी सिलेंडरनेस रेशियो में कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं वो इफेक्टिव पैरामीटर यूज कर रहे हैं, इफेक्टिव हाइट और इफेक्टिव लेंथ का पैरामीटर यूज कर रहे हैं। इसमें से जो हमारी लेसर वैल्यू है दैट इज बीइंग टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, किसी भी मैसनरी मेंबर की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, अगर आपको किसी भी मैसनरी मेंबर की लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है तो आपको उसके लिए उसका सिलेंडरनेस रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो हमारा बढ़ता है अगर किसी भी मेंबर के लिए, तो हमारा जो क्रिपलिंग स्ट्रेस है, मींस जिस स्ट्रेसेस पे हमारी बकलिंग होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं वो हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। इसका मतलब कम स्ट्रेसेस पे हमारी बकलिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज जैसे जैसे हमारा सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ेगा हमारी इफेक्टिव हाइट, इफेक्टिव लेंथ बढ़ेंगे, तो वहां पे जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा वहां पे हमारी लिमिटेशंस होंगी वर्कमैनशिप की, और हमारी इलास्टिक इनस्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर हमारी हाइट और लेंथ के पैरामीटर्स बढ़ेंगे मैसनरी मेंबर के। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सिलेंडरनेस रेशियो है मैसनरी मेंबर का, उसके बढ़ने से हमारी क्रिपलिंग स्ट्रेसेस रिड्यूस हो रही हैं, हमारी बकलिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो बेस्ड ऑन एविडेंसेस, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो हमारा जो मैसनरी मेंबर है वो किन मोड से फेल हो रहा है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर हम फेल्योर मोड्स की बात करें मैसनरी मेंबर में, तो सबसे पहला जो फेल्योर क्राइटेरिया है वो है हमारा एक्सेसिव स्ट्रेस क्राइटेरिया। एक्सेसिव
स्ट्रेस क्राइटेरिया। अब वो स्ट्रेस हमारी कौन कौन सी स्ट्रेसेस हो सकती हैं? वो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हो सकती हैं, वो हमारी शियर स्ट्रेसेस हो सकती हैं, वो हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस हो सकती हैं, कि अगर मैसेनरी मेंबर में ये स्ट्रेसेस बढ़ेंगी तो हमारे मैसेनरी मेंबर फेल कंसीडर किया जाएगा एक परमिसिबल लिमिट के बाद। और दूसरा क्राइटेरिया है हमारा बकलिंग क्राइटेरिया। तो जनरली बेस्ड ऑन एविडेंसेस ये देखा गया है कि हमारा जब स्लेंडरनेस रेशियो 30 से ज़्यादा होगा तो हमारा जो मोड ऑफ फेलियर होगा वो हमारा बकलिंग होगा, इलास्टिक इनस्टेबिलिटी की वजह से एंड पुअर वर्कमैनशिप की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड वर्टिकल एक्सिस ऑफ द मेंबर। ठीक है, तो बकलिंग ऑफ अ वॉल अंडर वर्टिकल कंप्रेसिव लोडिंग। तो जनरली हमारा जो रेशियो है वो 30 से ज़्यादा हो रहा है। और जब स्ट्रेस क्राइटेरिया पे हम बात करते हैं तो वहां पर हमारा जो स्लेंडरनेस रेशियो है लेस देन 30 होता है। ये जनरल बात कर रहे हैं कि लेस देन 30 पे हमारा स्ट्रेस क्राइटेरिया से गवर्नड है हमारा मैसेनरी मेंबर का फेल्योर। ठीक है, अब हमारा स्लेंडरनेस रेशियो आपने डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि L/T H/T में जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो हमारी स्लेंडरनेस रेशियो होगी। तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये देखा गया कि जो H/T रेशियो एक तरीके से स्लेंडरनेस रेशियो ही है, जब लेस देन 4 होगा तो वो हमारा कहलाएगा वेरी शॉर्ट मैसेनरी मेंबर, बिकॉज हाइट हमारी कम हो रही है एक तरीके विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस। मीन्स H/T रेशियो हमारा अगर लेस देन 4 आ रहा है किसी मेंबर के लिए, हम उसको कहेंगे वेरी शॉर्ट मैसेनरी मेंबर, या मैसेनरी कॉलम भी हो सकता है, मैसेनरी वॉल भी हो सकती है। तो वहां पे जो प्रीडोमिनेंट फेलियर मोड होगा वो हमारा शियर एक्शन होगा। ठीक है, ये भी कैसे होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दिस इज द शियर फेलियर ऑफ अ मैसेनरी क्रॉस वॉल अंडर लेटरल लोडिंग। जब इस तरह के मेंबर्स में यहां पर ये हम मान लेते हैं कि दिस इज द हाइट ऑफ द क्रॉस वॉल, ठीक है, और इसकी ये हमारी थिकनेस होगी वॉल की, तो ये रेशियो हमारा यहां पर लेस देन 4 होगा। तो अंडर द एक्शन ऑफ द लेटरल लोड्स, विंड लोड या सेस्मिक लोड की वजह से हमारे जो ज्वाइंट्स होंगे वहां पर एक्सेसिव शियर स्ट्रेसेस की वजह से ये फेलियर इस तरह कुछ होगा। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है शियर फेलियर जब H/T रेशियो लेस देन 4 होगा। ठीक है, तो इसको हमने क्लासिफाई किया H/T, जो कि हमारे वेरी शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर्स हैं, वेरी शॉर्ट मैसेनरी मेंबर्स हैं। अब दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन बनता है कि जब हमारा ये हो गया केस 1 और केस 2 की बात करें आप, तो H/T जो रेशियो है अगर हमारा 4 से ज़्यादा होता है तो जनरली हमारा यही रेशियो आपको मिलेगा मेंबर्स में। तो अगर जनरली पूछा जाए कि हमारा जो मैसेनरी मेंबर है उसका फेलियर किस मोड से होगा, तो वहाँ पर आपको H/T रेशियो लेस देन ग्रेटर देन 4 लेना है। वहाँ पे जो हमारा मोड ऑफ फेलियर होगा वो हमारा होगा वर्टिकल टेंसाइल स्प्लिटिंग। इसका मैं अभी आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अंडर द एक्शन ऑफ द वर्टिकल लोड, ये आपका मैसेनरी वॉल दिख रही है, तो अंडर द एक्शन ऑफ द वर्टिकल लोड हमारे ये जो जॉइंट्स हैं ये हमारे कौन से जॉइंट्स हैं, ये हमारे मैसेनरी जॉइंट्स हैं। अगर हम ब्रिक मैसेनरी कर रहे हैं तो ये एक तरीके से मोर्टार जॉइंट्स हैं। ठीक है, तो होगा क्या, अंडर द एक्शन ऑफ द वर्टिकल लोड इन वर्टिकल जॉइंट्स पे हमारी ये एक तरीके से वर्टिकल जॉइंट्स हैं। ये वर्ड जो है वर्टिकल ये इंडिकेट कर रहा है कि दीज आर दी वर्टिकल जॉइंट्स। ड्यू टू वर्टिकल लोड्स यहां पर हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, जिसकी वजह से यहां पर इन जॉइंट से हमारी ये आपको जो दिख रहा है दिस इज दी स्प्लिटिंग। हमारे जो जॉइंट्स होंगे वहां पर एक्सेसिव टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से हमारी वर्टिकल स्प्लिटिंग हो जाएगी वर्टिकल जॉइंट्स पे ड्यू टू एक्सेसिव टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेसेस प्रिडोमिनेट कर रही है जिसकी वजह से फेलियर हो रहा है वो हो रहा है एक्सेसिव टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से हमारी स्प्लिटिंग हो रही है और हमारा मैसेनरी मेंबर जो हो रहा है फेल बना जा रहा है। और जनरली हमारे मैसेनरी मेंबर H/T का जो रेशियो है वो 4 से ज़्यादा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जनरली हमारा जो मैसेनरी मेंबर का फेलियर है वो वर्टिकल टेंसाइल स्प्लिटिंग से होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेस देन 4 की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा शेयर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा H/T रेशियो ग्रेटर देन 4 होगा तब होगा, और यहाँ पर हमारा जो बकलिंग है वो जनरली हमारा लैम्डा ग्रेटर देन 30 से ज़्यादा होगी तभी हमारा बकलिंग का मोड ऑफ फेलियर होगा। ये जो H/T रेशियो है ये एक तरीके से हमारा स्लेंडरनेस रेशियो
वो लिमिट करने के हिसाब से या स्टडी पर्पज से ये क्लासिफिकेशन H/T रेशियो के बेसिस पर किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम कंसिडरेशंस ऑफ स्ट्रक्चरल साउंडनेस एंड इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल की साउंडनेस और इकोनॉमी इंश्योर करने के लिए जो हमारे कोड्स हैं, अब कोड कौन से हैं हमारे, एक हमारा IS 1905 है, एक हमारा हैंडबुक है मैसनरी की जिसे आप SP20 बोलते हैं। वो क्या करते हैं, दे कंट्रोल द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ मैसनरी वॉल्स एंड कॉलम। तो मैंने आपको बताया कि हमारा सिलेंडरनेस रेशियो अगर ग्रेटर देन 30 होगा तो हमारा जो फेल्योर है वो हमारा बकलिंग मोड से होगा। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये प्रूव किया गया है। तो इसलिए जितने भी हमारे IS कोड्स या फॉरेन के भी जो कोड्स हैं मैसनरी डिजाइन के लिए, वहां पर हम प्रेफर करते हैं कि हमारा जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो हमारा लेस देन 30 रहे। ठीक है, दिस इज प्रेफरेबल सो दैट जो हमारा फेल्योर हो वो हमारा एक्सेसिव स्ट्रेस क्राइटेरिया से हो, ना कि बकलिंग से। बिकॉज अगर बकलिंग होगी तो हमारी स्ट्रक्चरल की साउंडनेस डिस्टर्ब होगी और हमारा डिजाइन भी इकोनॉमिकल नहीं रहेगा अगर हम ज्यादा सिलेंडरनेस रेशियो के लिए अपनी डिजाइन करेंगे। तो प्रेफरेबल जो डिजाइन के लिए हम सिलेंडरनेस रेशियो रखते हैं वो हम हमारे कोड से गवर्नड है और दैट हैज टू बी लेस देन 30 सो दैट जो फेल्योर मोड हो वो हमारा एक्सेसिव स्ट्रेस क्राइटेरिया से हो, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था, सो दैट स्ट्रक्चर की साउंडनेस और डिजाइन में इकोनॉमी हमारी बनी रहे। तो यहाँ पर ए जो असर्शन है ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है और हमारा आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये मैंने यहाँ पर समराइज भी किया हुआ है। फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ कंस्ट्रक्चरल साउंडनेस एंड इकोनॉमी ऑफ डिजाइन, मोस्ट कोड्स कंट्रोल द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ वॉल्स एंड कॉलम सो एज टू एंश्योर फेल्योर बाई एक्सेसिव स्ट्रेस रेदर देन द बकलिंग। ये जो ये असर्शन रीजन है वो यहीं से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और ये सारी चीजें जो मैंने अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन की थी वो यहाँ पर समराइज है, आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिम्बर फ्लोर नॉट स्पैनिंग ऑन द मैसनरी वॉल। एक टिम्बर का फ्लोर है जो कि हमारा नॉट स्पैनिंग का मतलब है उस पर हमारा रेस्ट नहीं कर रहा है, मीन्स देयर इज नो वर्टिकल रिएक्शन फ्रॉम दी मैसनरी वॉल, मीन्स उसके ऊपर सपोर्टेड नहीं है। ये सपोर्टेड तो है बट उसके ऊपर एक तरीके से उसकी बियरिंग नहीं है, उस पर स्पैन नहीं कर रहा है। नो वर्टिकल रिएक्शन फ्रॉम मैसनरी वॉल, ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। और ये जो टिम्बर फ्लोर है ये प्रॉपरली एंकर्ड है। एंकर्ड कैसे हो सकता है, हमारी मेटल टाइज हो सकती हैं या और भी दूसरे टाइप की MS टाइज होंगी जिनसे हमारी एंकरेज रहेगी मैसनरी वॉल में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पर एक टिम्बर फ्लोर दिख रहा है अलग अलग लेवल्स पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो टिम्बर फ्लोर लेवल 1 पे दिख रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी बियरिंग है, तो यहाँ से हमारा क्या मैसनरी वॉल वर्टिकल रिएक्शन दे रही है और यहाँ पर भी हमारी बियरिंग है, ये भी वर्टिकल रिएक्शन दे रही है। तो यहाँ पर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में हमारी लेटरल रिस्ट्रेंट भी मिल रहा है, मीन्स हमारा ट्रांसलेशन अगर हम देखें अंडर द एक्शन ऑफ द लेटरल लोड, ये हमारा इधर की तरफ मूवमेंट नहीं होगा, लेटरल मूवमेंट नहीं होगा, लेटरल ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो इसको कहेंगे हम लेटरल रिस्ट्रेंट है, मीन्स लेटरल डायरेक्शन में हमारा जो मोशन है वो रिस्ट्रेंड है। ठीक है, और साथ ही साथ बिकॉज यहाँ पर ये हमारा मैसनरी वॉल के अंदर इतने ये स्पैन कर रहा है, मीन्स इस पर सपोर्टेड है, तो ये प्रॉपरली इसके अंदर इसकी बियरिंग है, जिसकी वजह से कोई भी आपका जब लोड पड़ेगा इस पर तो यहाँ पर हमारा ये फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव करेगा, मीन्स हमारा यहाँ पर रोटेशनल रिस्ट्रेंट भी होगा, मीन्स रोटेशन नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि वो हमारा जो टिम्बर का मेंबर है, टिम्बर का फ्लोर है, वो हमारा इस पर स्पैन नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये केवल यहाँ पर इससे मेटल टाइज से एंकर्ड है, सिर्फ एंकर्ड है, इसका मतलब अंडर द एक्शन ऑफ द लेटरल लोड देयर विल बी नो ट्रांसलेशन, तो केवल हमारा लेटरल रिस्ट्रेंट रहेगा और हमारा रोटेशनल रिस्ट्रेंट नहीं रहेगा, बिकॉज अंडर द एक्शन ऑफ द लोड्स ये हमारा यहाँ पर थीटा में मिल जाएगा, तो रोटेशनल रिस्ट्रेंट नहीं रहेगा, लेटरल रिस्ट्रेंट रहेगा। और इसी वजह से अगर ये कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये हमारी H जो है कैपिटल H, ये सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट्स हाइट है, तो स्मॉल h जो हमारी इफेक्टिव हाइट है, इस केस में एक एंड हमारा में लेटरल रिस्ट्रेंट रोटेशनल रिस्ट्रेंट दोनों है और ऊपर वाले में हमारा लेटरल रिस्ट्रेंट है, रोटेशनल रिस्ट्रेंट नहीं है, तो इफेक्टिव हाइट हमारी 0.85 टाइम्स दी कैपिटल H रहेगी।
और दोनों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दोनों केस में हमारा लेटरल रिस्ट्रेंट यहाँ पर भी था, रोटेशनल रिस्ट्रेंट यहाँ पर भी था, तो उस केस में हमारे दोनों एंड फिक्स थे, तो वहां पर इफेक्टिव हाइट हमारी 0.75h रहेगी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव हाइट निकालने के लिए हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर टिम्बर फ्लोर आप देखेंगे, नॉट स्पैनिंग ऑन द मैसनरी वॉल बट प्रॉपर्ली एंकर टू द वॉल गिव्स लेटरल रिस्ट्रेंट बट नो रोटेशनल रिस्ट्रेंट। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। फुल रिस्ट्रेंट इज प्रोवाइडेड बाई, फुल रिस्ट्रेंट का मतलब है कि हमारा लेटरल रिस्ट्रेंट है और हमारा रोटेशनल रिस्ट्रेंट है। मीन अंडर द एक्शन ऑफ द लेटरल लोड्स, हमारा कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, और रोटेशनल रिस्ट्रेंट का मतलब है अंडर द एक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, इंटरनल बेंडिंग मोमेंट जो डेवलप हो रहा है उसकी वजह से कोई रोटेशन नहीं हो रहा है हमारे सपोर्ट पर। तो जो फाउंडेशन है किसी भी वॉल का, जो फुटिंग फाउंडेशन है वॉल का, वो हमारा कुछ इस तरह होगा। तो जो ये सपोर्ट कंडीशन आपको दिख रही है, दिस इज ट्रीटेड एज फिक्स्ड सपोर्ट। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपका लेटरल रिस्ट्रेंट भी रहेगा और रोटेशनल रिस्ट्रेंट भी रहेगा। उसके बाद अगर देखें यहाँ पर सेकंड है कि टिम्बर फ्लोर स्पैनिंग ऑन द वॉल, मींस इस पर रेस्ट कर रहा है वॉल पर, एंड एंकर टू द वॉल। तो हमारा ये वाला कौन सा केस होगा कि यहाँ पर हमारा ये टिम्बर फ्लोर है, ये इस पर रेस्ट भी कर रहा है, यानी वर्टिकल रिएक्शन मिल रहा है, और यहाँ पर इसका लेटरल रिस्ट्रेंट भी है, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव करेगा। तो लेटरल रिस्ट्रेंट प्लस रोटेशनल रिस्ट्रेंट दोनों है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आरसीसी स्लैब, अगर कोई आरसीसी स्लैब या फ्लोर में भी हो सकता है, रूफ में भी हो सकता है, जहाँ पर मेन जो मेसेंट्री वॉल है उस पर हमारी मिनिमम 10 सेंटीमीटर बियरिंग है। बियरिंग का मतलब है कि जो आरसीसी का रूफ है या फ्लोर है, वो हमारा ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी मिनिमम 100 mm है। मीन्स 100 mm मेसेंट्री वॉल पे सपोर्टेड है अंदर जाके, मीन्स जो फेस है, इंटरनल फेस है, उसके फेस से 100 mm अंदर तक हमारा स्लैब गया हुआ है, जिसकी वजह से लेटरल रिस्ट्रेंट और रोटेशनल रिस्ट्रेंट हमारा दोनों मिल रहा है। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट होंगे, कि बिकॉज तीनों कंडीशन में हमें फुल रिस्ट्रेंट की कंडीशन मिल रही है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्टिफनिंग वॉल ऑफ अ 1 to 3 स्टोरी नॉट लेस देन। ठीक है, यहाँ पे स्टिफनिंग वॉल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारी क्रॉस वॉल्स हैं, ठीक है, इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है। सपोज आपकी कोई वॉल है और उसमें आप ओपनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ओपनिंग प्रोवाइड करने की वजह से आपको जो क्रॉस वॉल है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और उस क्रॉस वॉल को हम स्टिफनिंग वॉल्स बोलते हैं। तो बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ द स्टोरी, कि हमारी बिल्डिंग की जो स्टोरीज हैं उनकी हाइट कितनी है और उस पूरी बिल्डिंग में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कितनी स्टोरीज हैं, तो उसके हिसाब से हम स्टिफनिंग वॉल की थिकनेस डिसाइड करते हैं। और ये हमारे प्रोविजंस दिए हुए हैं IS 1905 में, जिसमें टेबल 2 ये कहती है कि अगर हमारा लोड बियरिंग वॉल की जो थिकनेस है, जिसको आपको स्टिफन करना है, थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग वॉल टू बी स्टिफेड, मीन्स ये अगर ये वॉल है, दिस इज द लोड बियरिंग वॉल, अगर हम इसका प्लान देख रहे हैं, दिस इज द लोड बियरिंग वॉल, लोड बियरिंग वॉल, इसकी जो थिकनेस है इसको आपको स्टिफन करना है, इसकी थिकनेस T1 है। अब आपने यहाँ पर ओपनिंग काट दी, एक यहाँ पर ओपनिंग काट दी, तो इसको आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा बीच में। ठीक है, तो आपने एक क्रॉस वॉल डाली, ठीक है, दिस इज द क्रॉस वॉल, जिसकी थिकनेस जो है वो आपकी T2 है, ये आपको स्टिफन कर रही है, यानी अंडर द एक्शन ऑफ द लेटरल लोड्स ये इसको लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ स्टोरी, अब मान लेते हैं पहला केस है कि 10 सेंटीमीटर अगर हमारी इस T1 की थिकनेस, अगर हमारी ये दिस इज T1, इस T1 की थिकनेस हमारी 10, 20, 30 और 30 से ज़्यादा है, और हाइट ऑफ स्टोरी यानी एक लेवल की हाइट जो 3.2 मीटर, अलग अलग लेवल्स की हाइट दी हुई है। तो अगर हाइट 10 थिकनेस T1 10 सेंटीमीटर थी और हमारी हाइट ऑफ स्टोरी 3.2 मीटर तक थी, यानी लेस देन आर इक्वल टू 3.2 मीटर थी, और हमारी स्टोरीज कितनी है, 1 से लेके 3। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी जो मिनिमम थिकनेस रहेगी स्टिफनिंग वॉल की, यानी ये T2 होगी, वो हमारी 10 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 20 सेंटीमीटर अगर होगा हमारा इस T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू, और हमारी हाइट ऑफ स्टोरी 3.2 मीटर से कम होगा, सिंगल स्टोरी की हाइट, तो वहाँ पर भी हमारी 1 से 3 स्टोरीज अगर बिल्डिंग में एग्जिस्ट कर रही हैं
तो वहां पर भी 10 सेंटीमीटर, तो हमारी मिनिमम थिकनेस आप देखोगे आपको 10 सेंटीमीटर रखनी है T2 की थिकनेस, अगर हमारी नंबर ऑफ स्टोरीज 3 तक हैं, और हमारी भले ही जो थिकनेस है वो 10 से लेके कोई भी थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग वॉल आप दे रहे हैं, और अगर 4 स्टोरीज होंगी आपकी तो मिनिमम आपको थिकनेस 20 सेंटीमीटर देना है। और जो उनके बीच की स्पेसिंग है, यानी यहाँ पर भी अगर आपकी ओपनिंग है, मान लेते हैं दिस इज दी ओपनिंग या डोर्स विंडोज है, तो आपको एक स्टिफनिंग वॉल यहाँ देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनके बीच में जो स्पेसिंग रहेगी वो बेस्ड ऑन दी थिकनेस T1 के बेसिस पर हमारी गवर्नड है कि 10 सेंटीमीटर थिकनेस है, 4.5 मीटर स्पेसिंग रहेगी ये, ठीक है। अगर हमारी 20 सेंटीमीटर स्पेसिंग है तो 20 सेंटीमीटर थिकनेस है T1 की तो 6 मीटर रहेगी। यहाँ उसके बाद हमारी 20 सेंटीमीटर से ऊपर जो मैक्सिमम स्पेसिंग रहेगी वो हमारी 8। दिस इज द ध्यान रखना, ये मैक्सिमम स्पेसिंग है, दिस स्पेसिंग हैज टू बी लेस देन दिस डिस्टेंस फॉर इफेक्टिव स्टिफनिंग एक्शन। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा मिनिमम थिकनेस ऑफ स्टिफनिंग वॉल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टिफनिंग वॉल की जो थिकनेस है और जो वॉल हमें स्टिफन करनी है, जिस वॉल को आपको स्टिफन करना है वो हमारी स्टिफेंड वॉल है, ठीक है। और जो वॉल आप क्रॉस वॉल है वो हमारी स्टिफनिंग वॉल है। तो 1 से 3 स्टोरी तक आपकी हमेशा 10 सेंटीमीटर रहेगी, भले ही हमारी स्टिफेंड वॉल की थिकनेस कुछ भी हो। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। Which of the following will give a higher ratio of brickwork strength to a mortar strength? कोई भी brickwork मशीनरी आप कर रहे हो, यहाँ पर एक brickwork मशीनरी आप कह सकते हो, brickwork मशीनरी कर रहे हैं, तो अंडर द एक्शन ऑफ द लोड, जो वर्टिकल लोड है जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे फेलियर हमारा कैसे होता है, इन जनरल हमारा जो H/T रेशियो है वो हमारा ग्रेटर देन 4 होगा, और हमारी जो फेल्योर है मैसनरी मेंबर का वो वर्टिकल स्प्लिटिंग से होगा, वर्टिकल टेंसाइल स्प्लिटिंग से, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जो वर्टिकल स्प्लिटिंग है वो कहाँ पर हो रही है, आपके मैसनरी जॉइंट्स पर, ठीक है। और वहां पे क्या स्ट्रेसेस डेवलप हो रही थी, हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही थी। तो इससे ये क्लियर होता है कि आपको जब डिजाइन करना है कोई भी मैसनरी स्ट्रेसेस, तो वहां पर हमारी जो भी आप मैसनरी में मोटार यूज कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ हमारी डिजाइन कंसिडरेशंस में इन्वॉल्व रहेगी, बिकॉज हमारा फेलियर जो हो रहा है वो इसके बेसिस पर हो जा रहा है, बिना हमारा जो कंप्रेसिव लोड है, जो ओवरऑल मैसनरी की स्ट्रेंथ है, मींस अगर ये मैसनरी है आप इस पर कोई भी लोड लगाते हैं और जिस पर ये फेल होगी, ये पूरी ब्रिक एज अ स्ट्रक्चर एज अ होल, वो हमारा ब्रिक वर्क स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर हो गए स्ट्रेंथ के, एक हमारा ब्रिक वर्क एज अ होल यानी मैसनरी की होल स्ट्रेंथ अंडर द कंप्रेसिव लोड, और एक मोटार की स्ट्रेंथ। जनरली हम 50 mm के क्यूब पर भरकर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप मोटार, हमारा एक मोटार सिंपल क्या होगा, एक सीमेंट सैंड मोटार होगा, और एक आपका सीमेंट लाइम और सैंड मोटार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोटार की प्रोपोर्शनिंग दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला वेटेज है ये हमारा सीमेंट का है, ये आपका लाइम का है, और ये आपका सैंड का है। तो यहाँ पे जितने भी मोटार दिए हैं ये आपके सीमेंट लाइम सैंड मोटार दिए हुए हैं, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो रेशियो है ब्रिक वर्क स्ट्रेंथ को अगर हम मान लें कि दिस इज y एंड मोटार स्ट्रेंथ इज x, ठीक है। तो मोटार स्ट्रेंथ जो होगी दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो मैसनरी यानी ब्रिक अगर हम यूज कर रहे हैं तो मैसनरी मोटार की जो बॉन्डिंग होगी उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो एक तरीके से हमारी मोटार की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये देखा गया है कि जो हमारे लाइम बेस्ड मोटार्स हैं, यानी ये वाले मोटार्स हैं, दे गिव हायर रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक वर्क टू मोटार, यानी हमारा जो y/x का रेशियो है, ठीक है, यानी ब्रिक वर्क स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय दी इस मोटार की स्ट्रेंथ जो हमारे लैबोरेटरी से निकाल रहे हैं, उसका जो रेशियो है लाइम बेस्ड मोटार के लिए, यानी सीमेंट सैंड लाइम यूज कर रहे हैं, वो हमारा नॉन लाइम मोटार्स के लिए जहां पे आप लाइम नहीं यूज कर रहे हो उससे हमारा रेशियो ज्यादा होगा। तो
एक आपका फैक्ट ये होगा, ये एक्सपेरिमेंटल बेस से निकला है कि आप जब लाइम यूज कर रहे हो मोटार में तो जो ये रेशियो है ब्रिक वर्क स्ट्रेंथ का और मोटार स्ट्रेंथ का जो रेशियो है वो हमारा नॉन लाइम मोटार से ज्यादा होगा। अब इसको आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो कि जो नॉर्मली हमारा ब्रिक वर्क है वो हमारा कंप्रेसिव लोड में फेल हो रहा है, और कंप्रेसिव लोड में क्यों फेल हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारे मोटार जॉइंट्स पे वर्टिकल टेंसाइल स्प्लिटिंग हो रही है, जिसके लिए हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो मोटार की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मोटार के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बिकॉज जो हमारा लाइम बेस्ड मोटार है उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, ध्यान रखिए, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी लाइम मोटार की वो हमारी नॉन लाइम मोटार की बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी। तो जिसकी वजह से जो हमारा रेशियोज हैं वो हमारे ये रेशियोज लाइम बेस्ड मोटार के लिए ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारी सेकेंड इंटरनेशनल ब्रिक मैसनरी की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके बेसिस पर हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे, जिसके बेसिस पर हमारा कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर टैबुलेट किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप रेशियोज देखेंगे तो ये हमारे रेशियोज हैं सीमेंट लाइम सैंड मोटार, और अगर हम 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखें मोटार की, दिस इज मोटार की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो कि हमने लेबोरेटरी में निकाली है, एंड दिस इज लाइम बेस्ड मोटार। ये सारे ही लाइम बेस्ड मोटार्स हैं जहाँ पे लाइम जो है वो वेल मैच्योर्ड पुट्टी के फॉर्म में यूज की गई है, और ब्रिक मैसनरी की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 दिन बाद जब सेट हो जाएगी मोटार, उसके बाद पूरी मैसनरी एज अ होल का जब हम स्ट्रेंथ कर रहे हैं तो ये स्ट्रेंथ आ रही हैं। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा लाइम बढ़ता जा रहा है तो हमारी ब्रिक वर्क की स्ट्रेंथ रिड्यूस होती जा रही है और मोटार की भी स्ट्रेंथ रिड्यूस होती जा रही है, और जो रेशियोज हैं हमारे वो हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो हाईएस्ट रेशियो जो है ब्रिक वर्क एज अ मैसनरी की होल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोटार की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो रेशियो है वो 2.69 है, हाईएस्ट जहां पर जो लाइम का वेटेज है सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1:2:9 इज द करेक्ट आंसर, जिसके लिए हमारा ब्रिक वर्क की जो स्ट्रेंथ और मोटार की स्ट्रेंथ का रेशियो हो सबसे कम होगा, और इसके लिए हमारा लीस्ट होगा, बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे 1/4 प्रोपोर्शन है। तो जैसे जैसे आपका लाइम प्रोपोर्शनिंग बढ़ रही है मोटार में, आपकी ब्रिक वर्क स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई मोटार का स्ट्रेंथ का रेशियो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे असर्शन रीजन में लाइम बेस्ड मोटार की हायर रेशियो ऑफ ब्रिक वर्क स्ट्रेंथ टू मोटार स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू नॉन लाइम मोटार। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। जो लाइम बेस्ड मोटार्स हैं दे हैव लोअर बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जैसे जैसे आप लाइम का कंपोजिशन मोटार में बढ़ाते हैं तो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, और इसी की वजह से हमारा जो रेशियो है ब्रिक वर्क स्ट्रेंथ यानी y/x का जो रेशियो है वो हमारा लाइम मोटार से ज्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा A is true, R is false। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।